नाज़रीन आदम मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी की स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज की जो सोशल मीडिया के फैक्ट न्यूज़ हैं उन सब के बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो डीसीसी नेतृत्व पर दावा जताते हुए कांग्रेस नेताओं में टकराव। जो दूसरी खबर वो ये है कि संविधान नष्ट करने की कोशिश, संघ के बयान के बाद कांग्रेस हुई हमलावर, बीजेपी को भी घेरा। और जो तीसरी खबर वो ये है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर एनसीपी बीजेपी में तकरार, अजीत पवार की अपील नहीं आई काम, सोमैया जारी रखेंगे अभियान। और जो चौथी खबर वो ये है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव को लेकर कर दी भविष्यवाणी, तेजस्वी यादव को लेकर कही बड़ी बात। और जो आखिरी खबर वो ये है कि खाना लेने के लिए कतार में खड़े थे लोग, इजराइल ने कर दिया हमला, 18 लोग गजा में हुई मौत। इन सब चीज़ों पे, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर साहब जनाब रियाज साहब। रियाज साहब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया रियाज साहब, सबसे पहली खबर तेलंगाना से। जी। तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व राज्य के भीतर कई मुद्दों को सुलझाने में व्यस्त है। वहीं शहर के नेता गांधी भवन के अंदर डीसीसी नेतृत्व पर दावा करने को लेकर भिड़ गए। सूत्रों के मुताबिक गांधी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान हैदराबाद डीसीसी के मौजूदा अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह और जो मलकपेट विधायक उम्मीदवार और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी शेख अकबर के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। उनका कहना है कि समीर वलीउल्लाह जो हैं वो बीमार हैं, उनको हटा करके डीसीसी अध्यक्ष जो है उनको बनाया जाना चाहिए। जी। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं और ख़ास तौर पर कांग्रेस को ये सोच लेना चाहिए कि तकरीबन 10 साल बाद उन्हें इक़्तिदार मिला है। और दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस ने तेलंगाना दिया है, कांग्रेस सोनिया गांधी का इसमें अहम किरदार रहा है, साबिक़ वज़ीर आज़म आनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह का अहम किरदार रहा है, पी चिदम्बरम का अहम किरदार रहा है। और कांग्रेस ने सबसे बड़ा जोखिम ये लिया कि अलहदा तेलंगाना करते हुए आंध्र प्रदेश में जो उसके तायद हासिल थी उससे वो महरूम हो गई, यानी इक़्तिदार से महरूम हो गई। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था तेलंगाना के अवाम के लिए। लेकिन कांग्रेस की ये बदकिस्मत ये है कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस में अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत से पाए जाते थे और अब तेलंगाना में भी यही हाल है। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ग्रुप एक है, उत्तम कुमार रेड्डी का ग्रुप एक अलग बन गया है और नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाइयों का ग्रुप एक बन गया है। तो इस तरह के ग्रुपबंदी कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक ये डिस्ट्रिक्ट प्रदेश कांग्रेस के हैदराबाद कांग्रेस के सदर का सवाल है, समीर वलीउल्लाह, उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला भी किया है और जिस तरह के शेख अकबर के लोग कह रहे हैं कि वो बीमार है, सही बात है कि कुछ यानी गुर्दे के आर्ज में वो मुब्तला हैं, इस तरह की इतलात हैं। तो लेकिन वो सरगर्म तो दिखाई देते हैं। उसके बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस यानी हैदराबाद कांग्रेस के सदर को बदला जाए, तो फिर देखने वाली बात यह है कि क्या रेवंत रेड्डी और क्या सदर प्रदेश कांग्रेस रमेश गौड़ जो हैं वो इस बारे में कोई फैसला करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कांग्रेस में ऐसा लगता है कि फिल वक्त मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। और अगर कई कांग्रेसी कायदे तो ये कहने लगे हैं कि बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है और यहाँ पर तो यह हाल है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सही। एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि माइनॉरिटी का जो वो था डिपार्टमेंट, वो उन्होंने रेवंत रेड्डी ने अपने पास रखा था और ये कहा था कि हम जो है यहाँ की माइनॉरिटी जो है ख़ासकर मुसलमान, उनकी जितने भी हुकूक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिर एक इंटरनल रिपोर्ट ये भी सामने आती है कि जो कांग्रेस के लीडर्स हैं जो मुसलमानों के इश्यूज लेके जाना चाहते हैं उनको भी रेवंत रेड्डी समय नहीं दे रहे हैं। जी। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए और जिस तरह से ओल्ड सिटी हो या फिर क्या बोलते पूरे तेलंगाना में एक हवा फैल गई, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वो किसी को मिनिस्ट्री नहीं देगी, वो अच्छे पोस्ट पे नहीं रख रही है किसी को। देखिए यासिर, आज का ये कानून बन गया है। पहले ये हाल होता था कि आप बहुत ही आजिज़ी करते थे, इनके करते थे या चापलूसी करते थे तो तमाम आपको ओहदे दे दिए जाते थे, आपको वजारतें दे दी जाती थी, आपको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाते थे। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि हक़ मांगने से नहीं दिया जा रहा है। तो अक़वाम का जो भी कौमें होती हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना हक़ मांगे नहीं बल्कि छीने, क्योंकि आप भिखारी नहीं हैं और आपने वोट दिया है, कांग्रेस को इख्तिदार मिलाया है, तो फिर कांग्रेस से आप मुतालबा कर सकते हैं कि हमारा ये काम करना चाहिए।
अब आप अंदाजा कीजिए कि जो छोटे यानी जिनकी आबादी बहुत कम है वो लोग भी जाकर कांग्रेस के साथ नुमाइंदगी करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नुमाइंदगी करते हैं, सोनिया गांधी को अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इसी तरह राहुल गांधी से नुमाइंदगी करते हैं कि हमारे जो कम्युनिटी है उसके नुमाइंदे को शामिल किया जाए काबीना में। लेकिन अफसोस की बात है क्या कोई किसी मुसलमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की डेलीगेशन की शक्ल में? क्या उलमा गए वहां पर? क्या हमारे कोई कम्युनिटी के लीडर गए हैं? कोई नहीं गए हैं। बस अखबारात में बयानात देते हैं, सोशल मीडिया पर आकर ऑल फॉल बक देते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं। अरे हमें हक मांगना चाहिए, छीनना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से देखा जाता है कि जिस तरह आपने भी बोला कि जिस तरह से जो और कम्युनिटीज़ हैं उनके लोग गए मिलने के लिए और एक डेलीगेशन गया, लेकिन मुसलमानों का कोई डेलीगेशन वहाँ तक गया ही नहीं है और ना कि चीफ मिनिस्टर से उस हिसाब से कोई प्रोटेस्ट हो रहा है उनके सामने। तो ये कहीं ना कहीं फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, आपको छीनना पड़ेगा और बिना छीने कुछ नहीं मिलता आज के टाइम में। सबसे बड़ी चीज़ तो ये। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने मांग की है कि कांग्रेस को 50 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल यानी इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को संविधान में बरकरार रखा जाए जिन्हें इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब इसको लेकर के उनके इस बयान पर जो कांग्रेस है वो हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि आरएसएस बीजेपी की सोच संविधान क्या बोलते हैं हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी विरोधी है। अब आरएसएस के महासचिव ने संविधान की प्रस्तावना में बदलाव की मांग की है। होसबोले चाहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो हटाया जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो संविधान की कॉपी लेके चलती है, राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके चलते हैं और उस हिसाब से कहा जाता है कि हम संविधान बचा रहे हैं। अभी जिस तरह से जो इमरजेंसी थी उसके 50 साल जो पूरे हुए उनको हाँ उसको जो है बीजेपी ने काला स्याह दिन टाइप मनाया था जी। और कहा था कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन अभी जिस हिसाब से चीजें चली, जिस हिसाब से लीडर्स बयानात दे रहे हैं, अभी तो एक बीजेपी लीडर ने यहाँ तक कह दिया है कि आपके घर आपका जो घर मिला, आप जो खाना खा रहे हैं, आपको जो मोबाइल मिला, आज आप जिस सड़क पे चल रहे हैं या आपके हाथ में जो फोन है वो सब बीजेपी की देन है। अब वो ये भी कहेगा कि आप जो सांस ले रहे हैं वो भी बीजेपी की देन है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इन बीजेपी कायदीन को यकीन मानिए ना पॉलिटिक्स आती है तो नफरत की सियासत आती है। किस तरह लोगों को तकसीम किया जाए, किस तरह मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि अवाम अच्छी तरह जानती है कि कौन उल्लू है और उल्लुओं को किस तरह ठीक किया जाता है ये अवाम अच्छी तरह जानते हैं। उन अवाम के पास वोट का हथियार है। जहाँ तक आरएसएस की बात की है और आरएसएस ये कहती है प्रियम्बल से उसके यानी दस्तूर के तमहीद से सोशलिस्ट और सेक्युलर निकाल दिया जाए। और आप अंदाजा कीजिए कि आरएसएस को दस्तूर के बारे में बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को हिंदुस्तानी सकाफत की नुमाइंदा तंजीम कहती है, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर ने, पहले वजीर दाखिला ने, हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आजम ने पाबंदी आयद कर दी थी पर महात्मा गांधी के कत्ल के बाद। तो आप अंदाजा कीजिए कि महात्मा गांधी बाबा कौम है और उनके कत्ल के बारे में कहा गया कि आरएसएस का पूरा हाथ है और आरएसएस ने उसकी तरदीद की। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि ये ढकी छुपी बात नहीं है कि आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, वहां पर तकरीबन आप देखेंगे 60 के दशक तक हिंदुस्तानी परचम नहीं लहराया गया। क्या आरएसएस समझती है कि हिंदुस्तानी परचम पाकिस्तान का परचम है जो लहराने से वो गुरेज कर रही थी? यकीन मानिए जो गद्दार होते हैं और जो मुल्क दुश्मन होते हैं, मुल्क का भला नहीं चाहते, वो हिंदुस्तान के परचम से मैं समझता हूं कि बुग़्ज़ रखेंगे और हसद रखेंगे और उसे दुश्मनी करेंगे। क्या वजह थी कि आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान का परचम लहराने से खासिर रही? क्यों नहीं लहराती रही? और इसके अलावा आपको बता दूं कि आरएसएस ने हमेशा, अब तो छोड़िए डर के मारे नहीं कर रहे हैं कुछ या दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमेशा दस्तूर की मुखालिफत की है, दस्तूर हिंद की मुखालिफत की है और कहा कि दस्तूर जो है वो जो हिंदुओं की मजहबी कुतुब हैं मानुस्मृति, उसकी बुनियाद पर होना चाहिए। अरे मेरे भाई, आप हिंदू है, कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तकरीबन 700 से ज़ायद बोलियां हिंदुस्तान में बोली जाती है और कई दर्जन मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आरएसएस कहे कि दस्तूर हमारे मुताबिक
मुताबिक बनना चाहिए और कोई दूसरा कहे कि दस्तूर हमारे मुताबिक बनना चाहिए। आप भी हिंदुस्तान के उसी तरह के शहरी हैं जिस तरह के मुसलमान, ईसाई, सिख हैं, उसी तरह के आप भी शहरी हैं। तो आरएसएस को यह सोच लेना चाहिए कि इस बारे में बात ही ना करें और उसके पास कोई ऐसा, मैं समझता हूं कि बात करने के वो काबिल ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है आज के ज़माने में कि मतलब आज के दौर में 2014 के बाद जो एक नया भारत बना है, जी जी, जो कि बीजेपी का कहना है कि 2014 के बाद नया भारत बना, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। जी जी जी, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। बीजेपी के लीडर्स भी ऐसे बयान देते हैं। खैर वो बात की बात है, लेकिन जब इमरजेंसी लगी थी, अगर अभी एक मतलब बहुत सारी चीज़ें कही गई इमरजेंसी से रिलेटेड कि उस दौरान क्या क्या हुआ था। उस दौरान इस वक्त जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस वक्त तो आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, उस वक्त कहाँ थे आप देख सकते हैं। किस तरह की फ़ोटोज़ उनकी जो है वो डाली गई हैं। लेकिन अगर जनता जो है इमरजेंसी से इतनी ही ज़्यादा नाराज़ थी, तो फिर उसके बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी क्यों आई थी? जी जी, एक बात अहम है और वो यकीन मानिए कि अवाम इंदिरा गांधी को चाहती थी। बिल्कुल। और अवाम खुद आंध्र प्रदेश, मुतहदा आंध्र प्रदेश में तो आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी को माँ कहा जाता था, माता कहा जाता था, इंदिरम्मा कहा जाता था। और वो बोल्ड खातून थी। और आपको ये भी बता दूं कि जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ये इंदिरा गांधी ही कर सकती थी। नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर आज़म नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि खुद बीजेपी कायदीन भी अपनी निजी महफिलों में कहते हैं, कांग्रेसी कायदीन तो बवांगे दहल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस तरह की स्ट्रॉन्ग लीडर अब तक नहीं मिली है हिंदुस्तान को। और जहाँ तक आपने इमरजेंसी की बात की, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है एक्स पर, यानी साबिक़ा ट्विटर पर एक बयान आया है उसी दिन, यानी 25 जून 1975 की उन्होंने बात की। तो आपको ये बता दूं कि इमरजेंसी के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि उस वक्त आज़ादी सहाफ़त का गला दबा दिया गया था और जो समाजी जहदकार थे, उन्होंने समाजी जहदकार हैं, तलबा है, सियासी कायदीन हैं और दूसरे जो कायदीन हैं, टीचर्स है, और उन्हें आप देखेंगे कि जेलों में डाल दिया गया था और ऐसा लग रहा था कि दस्तूर को पामाल कर दिया गया पूरा, इस तरह की बात की है। तो मैंने जब ये बयान पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वज़ीर आज़म आज की अपने हुकूमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी बेशुमार समाजी जहदकार जेलों में बंद है और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिन समाजी जहदकारों के जहदकार जेलों में बंद है उनके रिश्तेदार कह रहे हैं। उमर खालिद, अगर उमर खालिद का क्या कसूर है? आप देखेंगे कि उमर खालिद 3 बरसों से जेल में बंद है। उसके बाद आप शर्जील इमाम की बात करते हैं। शर्जील इमाम ने कहा था जमहूरी अंदाज में कि चक्का बंद कर देंगे हम। तो चक्का बंद करने से क्या होता? आप अंदाजा कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टीज है, नक्सलाइट्स है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम के तमाम भारत बंद का ऐलान करते हैं। तो क्या इनके लीडरों को आप गिरफ्तार करके 3-3, 4 साल या 5-5 साल जेलों में बंद कर देंगे? शर्जील इमाम आज तक जेलों में बंद है और जेल में बंद है। इसी तरह कई ऐसे स्टूडेंट लीडर्स है जिन्हें जेलों में बंद कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है तमाम मजहब की बुनियाद पर किया जा रहा है और जानबूझकर किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी अदालतें क्या कर रही है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अदलिया पर भी दबाव, जो हुकूमत है अदलिया पर भी दबाव बरकरार रखा है। नतीजे में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी साबिक चीफ जस्टिस के घर पर पूजा के बहाने चले जाते हैं। पूजा के बहाने जाकर वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या किस लिए करते हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर आप देखेंगे कि जजेस जो है, लखनऊ का एक जज है, वो अजीब गरीब बातें करता है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जलसे में जाकर मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है। फिर आप कर्नाटक जाइए, कर्नाटक में एक जज मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात करता है। अरे तुम्हारी इतनी जहनियत इतनी खराब है, इतनी फिक्र यानी फिरका परस्ती में डूबी हुई है। तुम्हारा पैसे भी तो मिले, जी पैसे भी तो मिले, पैसे भी मिले हैं, वो नोट्स जले हुए करेंसी नोट्स मिले हैं। तो इनका जो जहनों में जहर भरा हुआ है। ये जो फैसले दिए होंगे तो मजहब की बुनियाद पर दिए होंगे, तासुब व जानिबदारी की बुनियाद पर दिए होंगे। तो वज़ीर आज़म को ये हक भी नहीं पहुंचता मेरे ख्याल में, क्योंकि कांग्रेस कह सकती थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इमरजेंसी की बुराइयां गवाएं। जो इमरजेंसी में नहीं हुआ अब हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रेप और मर्डर के उन पे जो है सबूत भी मिल गए हैं, उनको सज़ा भी मिल गई है, उसके बावजूद वो पैरोल पे बाहर आते हैं, फरलों पे बाहर आते हैं। लेकिन कौन लाता है भाई बाहर? कौन लाता है बाहर? वही तो। अब जो है, अब आप ये देखिए कि जो लोग जिन्होंने संविधान पे रह करके हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से चलने की बात की थी, वो अभी जेल में पड़े हुए, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है।
उनकी जब भी सुनवाई क्या बोलते हैं होने वाली होती जमानत की, लेकिन वो तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। वहीं ये खबर और ये सर कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार में तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे। मतलब एक तरह से देखा जा रहा है कि वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बाहर से समर्थन करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है बिहार के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी चलाती है सिर्फ, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, यहाँ पे और पार्टी सब एक साथ रहना चाहती हैं, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हमेशा से इंडिया गठबंधन का विरोध करती रही है, हरियाणा चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो या जो भी हो। अभी भी हमने देखा 2 दिन पहले किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी पे इल्जामात लगाए और कहा कि इंडिया गठबंधन वो अपने ही चलाना चाहती है। लेकिन अभी जो आज खबर आ रही है उसमें यह है कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे, मतलब आरजेडी का हम समर्थन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदलने का जो उदाहरण है, तो वहाँ की बिहार की जो जनता है वो उसे समझ चुकी है और इस बार उम्मीद यही की जा रही है कि वहाँ पे बीजेपी या एनडीए शासन हार जाएगा। बिल्कुल, आपने कहा है कि लोग बेजार हो गए हैं वहाँ पर नीतीश कुमार की सियासत से और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सियासत से। आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब फिल वक्त बिहार पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ख़ासतौर पर अगर जनवरी से आज की तारीख तक आप देखें तो उन्होंने अब तक 4 मरतबा बिहार का दौरा कर लिया है। और अफसोस की बात यह है कि उनको तौफीक नहीं हुई कि जब वो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला होता है, 6 मासूम लोगों की जानें जाती हैं, वो शहीद हो जाते हैं, जिसमें 25 तो हिंदुस्तानी एक नेपाली है। और आप सऊदी अरब जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर यह तासुर देने के लिए कि मैं कितनी फिक्र रखता हूं हिंदुस्तान की, वो वापस आ जाते हैं दौरा मुख्तसर करके। लोग समझते हैं कि अब बहुत बड़ा कारनामा होगा, बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन फौरन आते हैं और कुल जमाती इजलास उस मसले पर होता है उसमें शिरकत नहीं करते, बिहार चले जाते हैं और वहां पर नीतीश कुमार के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा गम था हमारे वज़ीर-ए-आज़म को। धमकी भी देते हैं। हाँ, एक जुमला देते हैं, छोटा सा जुमला कहते हैं। वैसे वज़ीर-ए-आज़म की इंग्लिश सब लोग जानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इंग्लिश के दुश्मन है। अब खुद अमित शाह ने भी कहा कि जो इंग्लिश बोलेंगे वो शर्मिंदा हो जाएंगे। अगर हम अमित शाह इंग्लिश बोलते तो फिर उन्हें समझ में आता कि क्या होने वाला है। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था अमित शाह को कि ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अंग्रेजी ना सीखे, और अगर वो अंग्रेजी सीखा तो इनसे जवाब पूछेगा कि आखिर तुम मुल्क में फिरका परस्ती क्यों फैला रहे हो, मुल्क में इंतहा पसंदी क्यों फैला रहे हो, मुल्क में मजहबी जुनून पसंदी का जहर को क्यों खोल रहे हो, ये सवाल कर सकता है। इसलिए ये अंग्रेजी की मुखालिफत कर रहे हैं। अरे मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ है लोग जो दूसरी ज़बानों की मुखालिफत करते हैं। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लेवल पर राब्ते की ज़बान है, बैनुल अक़वामी सतह पर राब्ते की ज़बान है। अगर आप उसके बारे में इस तरह के ख्यालात ज़ाहिर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदबख्ती हुकूमत में रहते हुआ कोई शख्स कहता है तो कोई और नहीं होगी। तो बहरहाल हम बिहार की बात कर रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म खास तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर इंतखाबात होते हैं वहाँ मंडलाने लगते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म, और कहते हैं ना कि बारिश में मंडक निकल आते हैं। तो ये हाल हमारे बीजेपी का हो गया है। और जब भी बिहार में या कहीं पर इंतखाबात होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बराबर चक्कर लगाते हैं, किसी ना किसी बहाने वहाँ जाते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी कर देते हैं। इफ्तिताह करना अच्छी बात है, संग बुनियाद रखना अच्छी बात है, लेकिन संग बुनियाद अगर तुम्हें रखना हो तो अवामी तरक्की की संग बुनियाद रखो, और संग बुनियाद तुम्हें रखना हो तो फिर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की संग बुनियाद रखो, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की संग बुनियाद रखो। तो ये जब कहीं जाकर आप अपने आप को अवाम का खादिम कह सकते हैं, फ़कीर कह सकते हैं, और जो आप कैसे कहते हैं कह ले सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह की हरकतें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बिहार की, तो आपको बता दूं बिहार में अब फिलवक्त तेजस्वी यादव का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, और अब वहाँ पर वोट कट करने वालों को, वोट काटने वालों को लाया जा रहा है। और मैं उनके बारे में तफसीलात बताना नहीं चाहता, आपको समझते हैं कि वोट कौन काटता है। बहरहाल 2 लोगों के तो नाम ले सकता हूं, एक तो आम आदमी पार्टी है और दूसरा पीके है। पीके है, और तीसरे का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं आप, वो भी लोग जान जाते हैं, लोग जान रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने बोला कि इंग्लिश को लेकर के जो अमित शाह ने बयान दिया था, उसके बाद राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया, और बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन है, जिनसे जब ये सवाल किया गया कि अमित शाह ने बोला है कि इंग्लिश में कोई बात नहीं करेगा, इंग्लिश में बात करने वालों को शर्म आएगी, तो हिंदुस्तान के लोग अगर ऑक्सफोर्ड जाएंगे पढ़ने तो वो किस तरह पढ़ेंगे।
तो उन्होंने एक अहमकाना जवाब ये दिया कि ऑक्सफोर्ड के लोग अब हिंदुस्तान पढ़ने आएंगे। जी। ऑक्सफोर्ड जो है वो हिंदुस्तान आएगा। इसी को लेकर के कल कन्हैया कुमार से एक सवाल किया गया कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं और आपको क्या बोलते शर्म आएगी, अमित शाह ने इस तरह बोला है। तो कन्हैया कुमार ने भी एक काफ़ी सटायर करके जवाब दिया है कि शायद उन्होंने अपने बेटे की इंग्लिश स्पीक जो उन्होंने दी थी वो सुन ली है। डर हो गया उनको, डर हो गया, बिल्कुल उनको डर हो गया है। तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरह इस वक्त इलेक्शंस का जो सुगबुगाहट वो तेज़ होती जा रही है, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और अगस्त सितंबर में या फिर नवंबर तक इलेक्शन होने की उम्मीद है। उसी तरह जिस तरह आपने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अभी बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एंड बिहार का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही आप ये भी देखेंगे कि वो फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करना शुरू कर देंगे। जी। क्योंकि अगले साल उसके वहाँ पे भी इलेक्शंस हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ पे अकेली डट के सामना कर रही हैं सर, एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह अखिलेश यादव ने अभी अपने आप को अलग किया है कि हम सपोर्ट करेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ कर सकती है? तो हो सकता है, क्योंकि देखिए आज ये हिंदुस्तान की बका का सवाल है, हिंदुस्तान को बचाने का सवाल है और ख़ास तौर पर मगरबी बंगाल बीजेपी के निशाने पर है। और आप देखेंगे कि बीजेपी ने एनआरसी के नाम पर वहाँ के 4 बाशिंदों को बांग्लादेश भेज दिया था पुलिस ने, लेकिन बांग्लादेश मगरबी बंगाल पुलिस वहाँ ने वापस लाया उन्हें 4 मुसलमानों को। तो ये वहाँ टक्कर चल रही है और बीजेपी कह रही है कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो जो गैर कानूनी बांग्लादेशी है, अरे गैर कानूनी बांग्लादेशी नहीं भाई, बंगाली जो जबान है उसकी तहजीब जो है वो बंगाली बांग्लादेश में जाएंगे तो वही तहजीब आपको मिलेगी। तो आप हिस्से हुए हैं मुल्क के, तो उसके बाद तो हाल यही हो गया है। लेकिन बातचीत, अंदाज, कपड़ों का जो अंदाज होता है यानी और दूसरे खाने पीने का अंदाज, बातचीत का अंदाज, रहन सहन का अंदाज एक ही होता है। तो ऐसे में आप किसी को बांग्लादेशी कह देंगे, किसी को फलां कह देंगे। अब आपके हालिया अरसे के दौरान अहमदाबाद में जो तैयारा हादसे का शिकार हुआ, अब वो जो विजय रूपानी थे उनकी पैदाइश बर्मा में हुई थी, क्या उनको बर्मी कहेंगे? ये अजीब गरीब बातें हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये बीजेपी जो है हर चीज़ को फिरका परस्ती की ऐनक से देखती है और उससे हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं आता। और एक अहम बात, हिंदुओं से भी उसे कुछ दिलचस्पी नहीं है, अपने मफादात से दिलचस्पी है, अपने एजेंडे से दिलचस्पी है। बिल्कुल सही। जिस तरह से हालात हैं, अभी हमने कल भी इस पर डिस्कशन किया था कि गुजरात में गुजरात मॉडल इतना पेश किया जाता है और गुजरात की जो वीडियो सामने आ रही बारिश होने के बाद, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात जो है वो कितना विकसित राज्य है। जी जी। जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होता है, पूरे स्टेट में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। हालांकि उस गवर्नमेंट को चाहिए, जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट हो, कि पूरे स्टेट में उसी तरह से डेवलपमेंट हो, लेकिन एक जगह को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। उसी तरह से गुजरात में उन जगहों को ज़्यादा देखा जाता है जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उसी का निडोरा पीटा जा रहा है। 2014 से लेकर आज तक गुजरात मॉडल ये है, गुजरात मॉडल ये, गुजरात मॉडल ये। लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसमें भी अगर बारिश होती तो मैच ख़त्म करना पड़ता, फिर वो मैच अगले दिन होता है। जी हाँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि गुजरात जो है या गुजरात मॉडल किस तरह से खोखला साबित हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र की जो पुरानी सरकार थी यूबीटी, अब उसका ये कहना है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया था कि वो यहाँ के जो प्रोजेक्ट थे वो सारे गुजरात ट्रांसफर कर सकें, और उसका उन्होंने बाकायदा सबूत भी दिए हैं। यानी एक मराठे के कंधे पर रखकर गोली चला दी गई। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है, और जब वो उधर से वो कामयाब होगा तो एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया है। वहीं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इजराइल और ईरान में जो जंग हो रही थी उसका सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसी बीच इजराइल जो है वो गाज़ा पे अपनी जो हरकतें उससे बाज नहीं आ रहा है। इजराइल वहाँ लगातार हमले कर रहा है और इसको लेकर के कई सारे जो पीस वाली तंजीमें हैं उनका ये कहना है कि इस पे हमले बंद होने चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि बीते दिन भी इजराइल ने मध्य गाज़ा पर हमला किया है, जहाँ 18 लोगों की मौत हो गई और ये लोग खाना लेने की, राशन की लाइन में लगे हुए थे। बहरहाल इसके लिए देखिए इसराइल को नहीं बल्कि आलमी बिरादरी को शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। और जिस तरह से ईरान में जो अटैक हुआ था उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर जो है वो सीज़ फायर हुआ गया, और उसके बाद ट्रम्प ने बोला कि हमने सीज़ फायर कराया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच भी हमने सीज़ फायर कराया, लेकिन इसी बीच खबर ये भी आई थी कि ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि अब गाज़ा को जो है एक नए रूप में पेश किया जाए जहाँ पे डेवलपमेंट हो और गाज़ा वालों को अच्छा रहने के घर मिलें,
और उसके एवज में वो क्या चाहते हैं ये सभी जानते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज के न्यूज़पेपर्स के ज़रिए जो अहम खबरें उससे रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। हमें और हमारे सीनियर साहब जनाब रियाज साहब को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।